आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। आज की एक ऐसी मुलाकात जो कि सात समंदर पार विदेशों में स्विट्जरलैंड से सीधे एक जो पहाड़ी हैं उनकी आप लोगों से हम लोग मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और इसके अलावा वो चर्चा करेंगे कि जो उत्तराखंड में इस समय स्वरोजगार की जो संभावना है, पहाड़ों में जो संभावना है, विदेशों में लगातार वो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे विदेश के जितने भी जो हैं जहाँ जहाँ वो रहें वो कैसे आगे बढ़े और क्या उनकी सफलता का राज है। और इसको यदि जो है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग के तौर पर करके देखें तो पहाड़ भी आबाद हो सकते हैं। हमारे साथ हैं सीधे स्विट्जरलैंड से जुड़े हुए हैं सच्चिदानंद सेमवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सच्चिदानंद सेमवाल जी आपका पहाड़ टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चिदानंद सेमवाल जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सच्चिदानंद सेमवाल जी, एक सुदूर पहाड़ी क्षेत्र घनसाली से और विदेशों तक का सफ़र कैसे तय हुआ, कहाँ शिक्षा दीक्षा आपकी हुई और कैसे जो है आज आप जो हैं तमाम विदेशों में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? थैंक यू नवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ टीवी के सभी दर्शकों का भी और आपका भी। आप पहाड़ क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्पेशली जो डिजिटल का दौर है वो आपने शुरू किया है, हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और मेरा जो सफ़र है, मेरा पैतृक गांव जो है मलेथा विलंग है, जो पट्टी विलंग में आता है, विलंगना क्षेत्र घनसाली टिहरी गढ़वाल में। और मैंने अपनी 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई धोपरदार इंटर कॉलेज से करी थी, और जो कि मेरे गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर है वहाँ पे। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हुआ था, जो कि मैंने BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भोपाल यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करी थी। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करी। और उसके बाद मेरा चयन एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी दिल्ली में नोएडा में एक्चुअली हुआ था 2003 में। और वहीं से इंजीनियरिंग का सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद करीब 22 देशों में मुझे काम करने का मौका मिला। अपना एक्चुअली जो स्किल्स थे उन पे काम करने का मौका मिला विभिन्न देशों में। और ये उत्तराखंड के लिए भी एक अच्छा वो था, क्योंकि उस टाइम उस दौर में इंजीनियरिंग में भी सॉफ्टवेयर की तरफ बहुत कम लोग जा रहे थे, क्योंकि एक प्रॉपर वो नहीं था हमारे पास। कॉलेजेस भी इतने पूरे भारतवर्ष में जो नहीं थे जो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की तरफ से डिग्री देते थे उस टाइम पे। तो एक अलग सा एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ इंजीनियरिंग का सफ़र, तो काफ़ी विभिन्न टेक्नोलॉजी में काम किया मैंने। माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, गूगल टेक्नोलॉजी और अभी अमेजन और क्लाउड कंप्यूटिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, एज ए आर्किटेक्ट हूँ। और मैं लास्ट एक डेढ़ साल से अमेरिका में था, जहाँ पे सिएटल और सैन फ्रांसिस्को में मैं कार्यरत था। उसके बाद में करीब 2-2.5 साल से अभी स्विट्जरलैंड में कार्यरत हूँ। मेरा परिवार भी यहीं पे है मेरे साथ। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, और मेरी वाइफ निधि सेमवाल वो भी मेरे साथ इधर ही है। और यहाँ पे मैं एक स्विस कंपनी है जो करीब 150 साल पुरानी कंपनी है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो अमेजन से लेके और तमाम कंपनियों के साथ जो हैं सच्चिदानंद जो सेमवाल हैं वो वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत गौरव का विषय है। और पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं, एक इंटर कॉलेज से निकल करके और आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर विदेशों में अपनी सेवाएं सच्चिदानंद सेमवाल जी लगातार दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर का जो फील्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के जो फील्ड है, उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। सच्चिदानंद सेमवाल जी, वर्तमान में आप किस तरह से देखते हैं स्विट्जरलैंड के अलावा आप तमाम विदेशी धरती पर जो है अपना समय दे चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं, किस तरह के हालात हैं? उस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड को किस रूप में देखते हैं? यहाँ पे विकास की क्या संभावनाएं हैं, किस रूप में देखते हैं आप? जैसे मैंने कहा था सर, विभिन्न कंट्रीज में काम करने को मिला, तो उनमें से जो ज़्यादातर मैं उत्तराखंड से जोड़ पाया था वो स्विट्जरलैंड क्षेत्र को जोड़ पाया था। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड का टेम्परेचर यहाँ का बिल्कुल सेम है। आप भौगोलिक क्षेत्र सेम है, पहाड़ी एरिया है, वैसे ही नदियाँ हैं।
और केवल जो अंतर लगता है वो डेवलपमेंट का अंतर लगता है जो उत्तराखंड और यहाँ पे है। और इन्होंने इसको बिल्ड किया और नेचर रहने दिया, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, और वही आज इनके लिए एसेट हैं और इसी से ये बहुत ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। डेफिनेटली एक इनका स्विस बैंकिंग के थ्रू भी अर्निंग का सोर्स है, बट सबसे बड़ा जो सोर्स है इनका यहाँ के नेचर के हिसाब से है। तो जो नेचर हम ख़त्म करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं और उसके बाद नेचर को देखने स्विट्ज़रलैंड आते हैं, वही चीज़ इन्होंने प्रिजर्व रखी, यहाँ पे प्रॉपर रखा उसको। और उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा विकास हुआ इधर इन कंट्रीज। ये तो मेरे हिसाब से लगभग 200 साल आगे हैं हमसे, जहाँ हम अभी हैं। और काफ़ी रिसर्च करिए उस पर, आज हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स थे जो हमने कंपैरिजन में यहाँ से और उत्तराखंड से कंपेयर करने के बाद निकले हमारे, और कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उधर। जी, मैं आपके पास आऊँगा एक ऐसे ही सवाल को लेकर के। पहाड़ टीवी के दर्शकों को बता दें, इस समय जितने पहाड़ टीवी के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको बता दें कि सच्चिदानंद सेमवाल जी का जो अनुभव है वो कहता है कि बिना प्रकृति से छेड़छाड़ के स्विट्जरलैंड ने अपने आप को कैसे विश्व के जो पर्यटन का जो मानचित्र है उस पर अपने आप को स्थापित किया है। जबकि जो है इसके इतर यदि हम उत्तराखंड में देखें और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो अंधाधुंध जो निर्माण है और अंधाधुंध जो कटान है, खनन है, वो इस तरह की तमाम चीज़ें चलती हैं जिससे प्रकृति कहीं ना कहीं जो है अपना रौद्र रूप ले लेती है। आप देखते होंगे तमाम बाढ़ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति इसके पीछे है, और इन्हीं कारणों से खनन और जो जंगल का जो कटान है उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। सच्चिदानंद सेमवाल जी ने बहुत करीब से जो है इन चीज़ों को देखा, इस पर रिसर्च किया, और उसके बाद वो कह रहे हैं और उनके पास एक रोड मैप है कि कैसे वास्तव में उत्तराखंड के जो खासकर पहाड़ हैं जहाँ से वो निकल कर आज स्विट्जरलैंड गए हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो और कैसे हो। इसी थीम पे हम उन लोगों से जो है उन सच्चिदानंद सेमवाल जी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सच्चिदानंद सेमवाल जी, कृषि की दिशा में यदि हम देखें तो किस तरह की संभावनाएं हैं? आज जो है पहाड़ों में लोग जो है खेती छोड़ रहे हैं, बंदर है, सुअर है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से लोगों का मोहभंग होता जा रहा है। क्या इसका क्या विकल्प हो सकता है सेमवाल जी? सर डेफिनेटली इसमें 3-4 पॉइंट हैं नवल जी, जिन पे मैंने मेजरली रिसर्च करा था। यहाँ पे मैंने एक फार्मिंग सोसाइटी ज्वाइन कर रखी है यहाँ पे, जिसके थ्रू मैं इनके टिपिकल जो स्विस के गांव हैं जो रिमोट एरिया में हैं उनमें गया था। मैं वहाँ पे रुका हूँ उनके साथ, मेजरली मैंने वीकेंड पे काम किया है और ग्राउंड पे देखा है कि ये लोग कैसे काम करते हैं और क्यों इनका इतना अच्छा डेवलप्ड और अच्छा ये ग्रेन्स उगा पाते हैं इतनी विशिष्ट परिस्थितियों के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे 3-4 महीने तो लगातार बर्फ ही रहती है। तो इसमें से 2-3 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट सर, आप भी बिल्कुल पहाड़ से हैं, आप तो बहुत मेरे से ज़्यादा उत्तराखंड घूमे हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी वहाँ पे, और हमने भी जब छोटे थे तो गांव में देखा था कि जब अप्रैल से लेकर सितंबर तक हमारे गांव में हरी घास होती है, और उस बीच में आपने देखा होगा जो गाय भैंस हैं वो दूध अच्छा देते हैं अप्रैल से सितंबर के बीच में, क्योंकि हरी घास उनको मिलती है। और सितंबर के बाद अक्टूबर ऑनवर्ड्स और मार्च तक आपने देखा होगा तो दूध हमारा करीब 50-60% कम हो जाता है। जो गाय 2 लीटर दूध समर में दे रही होगी, जून जुलाई में दे रही होगी, वो दिसंबर जनवरी में आपको 1 ही लीटर दे रही होगी। ये डेफिनेटली आपने देखा होगा गांव में। जी जी बिल्कुल। तो इस पे ये चीज़ मैंने जब स्विस में इनसे क्वेश्चंस करे थे तो इन्होंने मुझे बहुत डिटेल में बताया था कि बिल्कुल ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी और 150 साल पहले थी। 150 साल के बाद इन्होंने उस प्रॉब्लम को भी फिक्स किया। तो इन्होंने ये क्या करते हैं कि अप्रैल से लेके और सितंबर तक जो हरी घास होती है तो एक एरिया ये रखते हैं गाय के चरान के लिए, जहाँ पे यहाँ पे गाय हैं, भैंस नहीं रखते ये लोग। तो एक पार्ट तो ये गाय का रख लेते हैं, लेकिन गाय की भी एक लिमिट होती है, वो पूरी घास तो उस ड्यूरेशन में खा नहीं पाएगी। तो ये क्या करते हैं कि कुछ एरिया की घास को काट के, और इसकी एक पैकिंग मटेरियल है इनके पास जिससे ये वैक्यूम करते हैं और उसको पैक कर देते हैं हरी घास को, और वो एयर प्रूफ होता है, उसके अंदर हवा नहीं जाती है। तो जब इसको 6 मंथ बाद आप उस पैकेट को ओपन करेंगे सर, तो वो घास बिल्कुल A to Z ऐसी रहती है जैसे वो उस दिन थी जिस दिन हमने पैक किया। तो और नवंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये, क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ रहती है, अदरवाइज आप सोचो जिसके 10 गाय हों और पूरी जमीन पे बर्फ हो तो वो क्या खिलाएगा गाय को। बिल्कुल। तो उस व्यवस्था को उन्होंने इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पे यूज किया है।
और उस घास को इतना अच्छी तरीके से प्रिजर्व करते हैं 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ बाद जब उस पैकेट को ओपन करते हैं तो गाय को वही घास मिलती जो जुलाई में मिलती थी। और 1% दूध की भी कमी विंटर में नहीं होती, सर्दियों में नहीं होती यहाँ पे, जो कि हमारे वहाँ 50 से 60% का अंतर आ जाता है। तो एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। और मैंने उस पैकिंग मटेरियल का स्टडी करा, उसकी कितनी कॉस्ट आती है उसके बारे में थोड़ा डीप स्टडी करा। और बिल्कुल ये वो भी हमारे ब्लूप्रिंट का पार्ट है कि अगर हम यही चीज़ अपने उत्तराखंड में ले जा सकते हैं, सो दैट, क्योंकि आपने देखा होगा जुलाई अगस्त में हमारे पास खूब हरी घास रहती है, तो क्यों ना हम भी उसी मोड में उसका सदुपयोग करें। तो उस पे एक काम कर रहे हैं सर, बेसिक सब पॉइंट था, सो दैट कि जो दूध का भी चैलेंज है हमारे गाँव में आज की डेट में, गाय भैंस का दूध ना होके अमूल का दूध पी रहे हैं, और वो जो थैलियों में पैक करके नीचे सहारनपुर से जाता है वही गांव में जा रहा है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग था। थैले का दूध पी रहे हैं, बिल्कुल सही बात। और एक बड़ी बात है कि पशुपालन को लेकर के सेमवाल जी ने जिस तरह से एक जताई है, एक जो है रोजगार की जो संभावना है, वो कहीं ना कहीं पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको अपना करके व्यक्ति पहले दिन से ही अपनी आमदनी शुरू कर सकता है। पहले फर्स्ट डे से जो है उसके पास आमदनी कुछ ना कुछ आनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सेमवाल जी, कृषि का जो दूसरा पार्ट है, पशुपालन से जुड़ा हुआ जो कृषि का दूसरा पार्ट है, स्विट्जरलैंड में और हमारी जो पहाड़ी जो खेत हैं उनमें किस तरह की संभावनाएं हैं, क्या वहाँ पे लोग बोते हैं, किस तरह की नकदी फसलें होती हैं और कैसे वो लोग जो हैं इस चीज में मुनाफा कमाते हैं? राइट। दूसरा, इन्होंने जो कृषि क्षेत्र में काम किया सर, एक हमने एक चैलेंज भी देखा अपने गांव में कि हमारा खेत है और वहाँ पे धान के लिए वो मिट्टी अच्छी नहीं है, बट स्टिल हम उसमें धान ही उगाते रहते हैं। और हमारी होती धान उसमें केवल 30% है, बट स्टिल हम पूरा रात दिन उसमें काम करके 6 मंथ वेट करते हैं और धान ही उगाते हैं। तो इन्होंने एक चीज़ ये भी डेवलप करी यहाँ पे, इन्होंने अपनी मिट्टी को चेक कराया, और इवन एनवायरमेंटली एक एरिया है सर स्विस में, आपने लास्ट टाइम बिष्ट जी से भी बात करी थी तो उन्होंने भी बताया था, एक एरिया है और उस एरिया में ये केवल सनफ्लावर्स उगाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे उस टाइप से जहाँ पे आपकी सन रेज डायरेक्टली होती हैं उस माउंटेन पे। तो पूरी जमीन में ये और कुछ नहीं उगाते हैं वहाँ पे, केवल सनफ्लावर्स उगाते हैं और वो उसका तेल बनाते हैं, फिर जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर ऑयल। तो उस तरीके से भी इन्होंने अपनी ज़मीन को कैटेगराइज करा है कि इस ज़मीन पे इस एरिया में क्या बेस्ट हो सकता है, इस एरिया में क्या बेस्ट हो सकता है, और उस तरीके से इन्होंने अपनी फसल स्टार्ट करी थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस किसान ने वो सनफ्लावर उगा रहा तो वो प्रॉफिट में नहीं है, और जो किसान धान उगा रहा है वो प्रॉफिट में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जिस फसल में उगा रहा है और जितना उगा रहा है वो डेफिनेटली उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस में है वो कंप्लीटली। तो एक ये सेकंड पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे रिसर्च के दौरान मुझे आइडेंटिफाई हुआ था, और मैंने अपने ब्लूप्रिंट के लिए डेफिनेटली उसको भी एक पॉइंट रखा हुआ है कि इस तरीके से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेमवाल जी का कहना है कि जो पारंपरिक जो खेती है, अभी तक पहाड़ों में जो हम लोग लगातार पारंपरिक खेती करते हुए आ रहे हैं, गेहूं, धान और दालें जो हम लोग बो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की आवश्यकता है और कैटेगराइज किया जाए, अलग अलग जो है विभिन्न श्रेणियों में जो है क्षेत्रों को बांटा जाए। माना किसी क्षेत्र में यदि आलू का उत्पादन होता है तो वहाँ उस क्षेत्र पे आलू की खेती के लिए फोकस किया जाए। यदि कहीं दूसरी जगह गुलाब की पौध होती हैं तो वहाँ पे गुलाब के फूल होते हैं तो वहाँ उसको फोकस किया जाए। तो इसी तरह की एक जो खेती है जो सेमवाल जी ने बताया, वही जो है पहाड़ों के विकास में जो है कहीं ना कहीं आगे जो है जो युवा हैं उनको इससे स्वरोजगार भी मिल पाएगा। सेमवाल जी लगातार जो है जो यहाँ की जो सरकारें हैं उत्तराखंड की, वो विदेशों में भी जो है कई बार अपने मंत्रियों को भेजती हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को भेजती हैं, ताकि वो वहाँ पे देख के आएँ कि वास्तव में वो लोग किस तरह की खेती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वास्तव में वो सिर्फ एक भ्रमण होता है, कुछ सीख के आते नहीं। यदि आते तो कहीं ना कहीं जरूर इसका जो है एक उदाहरण के रूप में धरातल पर कहीं दिखता। क्या सोचना है आपका इस बारे में? बिल्कुल सर, मैं तो बिल्कुल इनवाइट भी करूंगा उनको, और डेफिनेटली जब वो आते हैं तो थोड़ा घूम फिर के अलावा थोड़ा सीरियसली इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और मेरा मानना ये भी है कि जो चीज़ अच्छी है, जिस चीज़ को हम सीख सकते हैं, वो चाहे पाकिस्तान से भी अगर हमारी लर्निंग है तो क्यों ना लें। हमें उसमें देश कोई ऐसा वो क्षेत्र नहीं देखना चाहिए कि हम इनसे क्यों बेस्ट चीज़ ना लें। तो जहाँ से स्विस ने अगर कुछ अच्छा चीज़ किया, जो स्ट्रगल इन्होंने 150 साल पहले झेला है और उसके बाद उन्होंने
उस प्रॉब्लम से ओवरकम निकल चुके हैं, तो उसमें हम क्यों फंसे रहे हैं अभी तक? जो विश्व में ऑलरेडी एक ऐसी तकनीक है जिससे ये लोग उभर चुके हैं, तो हम क्यों ना उसका यूज करें, हम क्यों ना उसका सदुपयोग करें? हमारे पास आज की डेट में अपनी सरकार है, अपना स्टेट है, आज की डेट में अपना कंट्रोल है। पहले हम इतना ज़्यादा बजट ये सब चीज़ों के चैलेंजेस थे जब उसमें थे, अब तो अलग स्टेट है, डेफिनेटली इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। और हमारे पास अदर रिसोर्सेज तो है नहीं जिससे हम उत्तराखंड में कोई ऐसे रोजगार और इन चीज़ों का वो कर सकें। तो जो चीज़ें कम से कम उसको कनेक्ट करें इसी तरीके से, जो स्पेशली स्विस को मैं इसलिए रोल मॉडल मान रहा हूँ क्योंकि ये लोग 150 साल पहले इस परिस्थिति में थे जहाँ पे हम आज हैं, और ये आज इतना आगे पहुँच चुके हैं। सेमवाल जी, विभिन्न देशों में आपने देखा, उसके बाद पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि पहाड़ी जो महिलाएं हैं उनका जीवन बहुत ही कष्टप्रद है। सुबह 5 बजे से उनके दिन की शुरुआत होती है और रात के 9 बजे तक एक बहुत ही कष्टप्रद जीवन है। लेकिन अगर आउटपुट देखा जाए तो कहीं ना कहीं खेती से या फिर दुग्ध से आउटपुट नहीं निकल पाता, उतनी ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती। आपका क्या कहना है इस बारे में सेमवाल जी? सर बिल्कुल है, और इसमें से भी एक पॉइंट हमारे अगेन ब्लूप्रिंट का पार्ट है। आप नॉर्मली पहाड़ में देखा आपने सर, एक एरिया में अगर एक महिला घास काट रही है तो पूरे दिन में करीबन कितना घास काट लेंगे? एक लिमिट ही होगी उनको, और दिन भर लगे रहते हैं वो। बट उसके लिए कुछ टूल्स ऐसे हैं सर जिससे कि आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप काफ़ी सारी घास 1 घंटे में काट सकते हैं, जितनी घास को 100 महिलाएं 10 दिन में काट सकते हैं। तो उस तरीके के टूल्स एक्चुअली हैं अवेलेबल, जो कि अब उत्तराखंड में कैसे वो पहुंचा सकते हैं, वहाँ पे कैसे हम उनका यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इसी में आता है, जो महिलाएं हैं वो नॉर्मल इसी टाइप के कामों में लगे रहते हैं। अगर हमारी धान होती तो हमारे 10-10 दिन हम उसकी धान की कटाई में लगे रहते हैं और फिर उसकी मंडाई में ही, और तो हमारा पूरा टाइम ही इसी चीज़ में जाता है। मॉर्निंग 4 बजे उठ जाते हैं लोग, फिर पूरे दिन भर इतना ही काम कर लेते हैं। जबकि अगर आप टूल्स के थ्रू देखोगे तो वो 2 घंटे का काम है जितना काम हम पूरे सीजन में करते होंगे। तो इतना टाइम हम। सेमवाल जी, किस तरह के टूल्स हैं जिनकी आप बातचीत कर रहे हैं, ये किस तरह के टूल्स हैं? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो है पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इस तरह के टूल्स जो हैं सरकारें यदि चाहें तो उनके इस्तेमाल से जो है समय भी बचाया जा सके और लोगों को आमदनी? बिल्कुल है, और पोर्टेबल टूल्स हैं, कोई इतना बड़े ट्रैक्टर नहीं ले जाने, क्योंकि स्पेशली अगर मैं कंपेयर करूँ स्विस का, तो यहाँ पे भी पहाड़ी क्षेत्र हैं और इनके पास ये पॉसिबल नहीं है कि हर क्षेत्र में बड़े बड़े ट्रैक्टर जा पाएं। तो इन्होंने इतने छोटे छोटे भी टूल्स बनाए हुए हैं जिनका आप इजिली, उनमें हैवी मोटर लगी हुई हैं, वो मोटर्स चलते हैं और उसके थ्रू आप अगर सीढ़ी नुमा खेतों में भी धान काटने हैं तो इजिली काट सकते हैं, बजाय आप 10-10 दिन लोगों के साथ इकट्ठे होके उस धान को हाथों से काट रहे हैं। और सिमिलरली हल के लिए है, सिमिलरली अदर उसके लिए है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। पेड़ काटने के लिए हैं सर इनके पास, हम दिन भर लगे रहते हैं और फिर 2 पेड़ को की छटाई भी नहीं कर सकते हैं। इनके पास इतने अच्छे टूल्स हैं, 1 लीटर पेट्रोल लगेगा उसमें, जितने में आप 10-10 दिन का काम करते हैं। तो इस तरीके के टूल्स हैं, वो भी हमने सेलेक्ट किया था कि हमारे स्टेट के लिए क्या ये यूजफुल है, क्योंकि एब्सोल्युटली हमें इतनी बड़े चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा खेती जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंटली है। ऐसे बिल्कुल प्लान तो है नहीं कि हम वहाँ पे बड़े बड़े क्या सेमवाल जी, जिन टूल्स की आप बात कर रहे हैं कि इन टूल्स के माध्यम से अब काम बहुत ही आसान हो जाएगा, आपने तुलना की सीधे स्विट्जरलैंड से और सीधे पहाड़ों की कि बहुत कुछ समानताएं हैं। तो जिन टूल्स की आप बात कर रहे हैं, जिनको इस समय स्विट्जरलैंड के जो किसान हैं वो अपना रहे हैं, तो क्या आपकी भी कुछ इस तरह की योजना है कि एक प्रयोग के तौर पर कुछ टूल्स जो है किसी गांव में जो है एक प्रयोग किया जाए और उसके बाद वो प्रयोग सफल होता है तो पूरे प्रदेश के जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी सरकार उसका जो है इम्प्लीमेंट करे कहीं ना कहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप फर्दर एक और डिस्कशन जब हम करेंगे कभी, तो हम डिटेल में हो सकता है उन टूल्स को आपको दिखा भी सकें। और या फिर मैं कभी डेफिनेटली किसी फार्मिंग लैंड पे जाके जो सोसाइटी मैंने ज्वाइन कर रखी है वहां से आपसे कनेक्ट करूंगा, जहाँ से हम दिखा भी सकते हैं उन टूल्स को, क्योंकि केवल बात करना अलग है, मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूँ कि 1 घंटे में वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं और क्या इजी है उनके लिए। वो
आज की डेट में सर इनके पास 100 गाय होते हैं एक किसान के पास, और वो गोबर में हाथ को टच तक नहीं करता। अच्छा। तो और गाय में आपको एक तिनका गोबर नहीं दिखेगा। तो क्यों ना हम भी इन चीज़ों को समझें, बिल्कुल। क्यों ना उसको करें, क्योंकि मेजरली हम यही सोचते हैं कि किसान क्या पता बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस में रहते होंगे, बट यहाँ के किसान सबसे रिचेस्ट हैं। जब वो शहर की तरफ आते हैं तो इस तरीके से आते हैं कि उनको पता नहीं कर सकते हैं आप ये 100 गाय को पाल रहा होगा। तो इसलिए जो चीज़ पॉजिटिव है, आई थिंक हमें डेफिनेटली उनका यूज करना चाहिए, और उस तकनीकी को एक्चुअली हमें लेना चाहिए। इसके लिए आप सरकार से भी आप बात करिए, आप उत्तराखंड में भी इस तरीके से जोड़िए, सो दैट कि ये डेफिनेटली एक नई युग का भी शुरुआत होगा। बिल्कुल। किसी भी चीज के जब कोई विकसित कोई चीज होती है तो टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा योगदान उसमें होता है। जैसे कि सेमवाल जी ने भी बताया कि विदेशों में भ्रमण के दौरान, यात्राओं के दौरान, कार्य करने के दौरान वो लगातार इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे जो चीज़ वहाँ के किसान कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग कर रहे हैं, कैसे हमारे पहाड़ी लोग भी इन चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। सच्चिदानंद सेमवाल जी लगातार रिसर्च कर रहे हैं एक एक छोटी से छोटी चीज़ पर, जो कि सीधे कनेक्ट है गाँव से, जो कि सीधे गाँव से जुड़ती है, गाँव के रोजगार स्वरोजगार से जुड़ती है। सेमवाल जी क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम युवाओं को जो अभी कोरोना काल के बाद जो है गाँव में हैं, वो क्या कर रहे हैं कुछ ऐसा कि जिससे जो है रोजगार उनको जो है वहाँ पे उपलब्ध हो सके? डेफिनेटली अगर उस तरीके से हम देखें एक शॉर्ट टर्म पार्ट और एक लॉन्ग टर्म्स, तो जैसे पहले डिस्कस किया था मैंने कि अगर कोई लॉन्ग टर्म थोड़ा सरवाइव कर सकते हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा ऑप्शन है। और मेरा ये अनुरोध सरकार से भी है सर कि इस टाइम हेल्प करें, क्योंकि पलायन केवल बोलने से नहीं रुकेगा, क्षेत्र में काम करने से रुकेगा। और इस टाइम पे सीरियसली इस मैटर पे सोचें, और जो काम हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं उन बिजनेस पे फोकस करें, सो दैट कि हमें वापस जो अभी रिवर्स पलायन हुआ उसको वापस पलायन में ना बदलना पड़े। और इसके लिए करें, हम इसके लिए पूरे तैयार हैं। हम स्विस से 2-3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं नवल जी। हम फिनांस इन्वेस्टर के परवेश में भी वो कर रहे हैं। हमने काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टर से डिस्कशन किया था, वो एग्री हैं उत्तराखंड के लिए काम करने के लिए, क्योंकि ये लोग फंड ऑलरेडी करते हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू। और वर्ल्ड बैंक आपको पता है स्विस तो इसमें नंबर 1 है जो फंडिंग करता है नॉर्मली, तो उसके लिए भी है। बट पॉसिबिलिटी है, और मेरे हिसाब से आप जैसे ही युवा इस चीज़ को मेजरली रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आप एक मीडिएटर की भूमिका में हैं हमारे क्षेत्र से, और हम लोगों के जो इंजीनियरिंग और अलग अलग वेरिएशंस ऑफ बिजनेस में उन लोगों के आप टच में हैं, आप एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं आई थिंक इस दौर में एक वेल स्टेट बनाने के। थैंक यू वेरी मच सेमवाल जी। जरूर हम लोग इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे, और जो विदेशों में हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे प्रवासी लोग हैं जो विदेशों में नाम रोशन कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों का, उनकी जो बात है अभी जैसे कि सेमवाल जी ने बताया कि उनकी बात वो स्विट्जरलैंड में है और वहाँ भी लोगों को तैयार कर रहे हैं निवेश के लिए, ताकि वहाँ से जो है जो निवेशक हैं वो आएँ और उत्तराखंड में निवेश करें, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं को इससे रोजगार मिले। आज हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे सच्चिदानंद सेमवाल, जो कि एक छोटे से राजकीय इंटर कॉलेज से उनका जो पढ़ाई का सफ़र था वो शुरू हुआ, और उसके बाद कई देशों में वो आज भ्रमण कर चुके हैं, कई देशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और इस समय भी स्विट्जरलैंड में अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेमवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह की नई चर्चा और नई शख्सियत से आप लोगों को फिर से हम रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।